कि यह जो यहाँ की सरकार है, इस देश की सरकार और इस राज्य के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, उसमें एक बड़ी कमाल की चीजें होती है। केवल घोषणाएं होती है, कह सकते हैं जुमला होता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। इसी का एक नमूना यह अस्पताल है। बिहार के वैशाली जिला का दूसरी अस्पताल है। यह अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। 6 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था, जो अपग्रेड हो गया 30 बेड में। और ये 2011 में हुआ, 2024 में जाकर के उसका भवन बन गया। भवन बना, और भवन का उद्घाटन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हम्म। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसका बोर्ड लगा दिया गया। और ये अब 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन उद्घाटन के बाद यहाँ पर एक्सरे भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जबकि 30 बेड का हॉस्पिटल भवन का उद्घाटन किया गया। तो यह नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि अ, जो भी शोषित वंचित समाज के जो युवा हैं, जो सोशली पॉलिटिकली असर्शन कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। ऐसे ही एक खास बिहार के तेज तरार शोषित वंचित समाज से आने वाले युवा हैं रंजीत, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बिहार में सोचिए, बिहार में लड़ना कितना आसान है। शायद अज्ञात ने लिखा था कि प्रधानमंत्री की आलोचना आसान है, मुख्यमंत्री की आलोचना थोड़ा तकलीफ दे है, और विधायक की आलोचना करिएगा तो आपकी पिटाई हो जाएगी, और मुखिया की आलोचना कीजिएगा तो आपकी हत्या हो जाएगी। अभी देखा आपने किस तरह से मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई। लेकिन रंजित जो हैं वो ग्रामीण गांव में रहकर वहाँ के शिक्षा की लड़ाई, पानी की लड़ाई, अस्पताल स्कूल की लड़ाई, और अभी एक भूख हड़ताल कर रहे हैं। सोचिए किस तरह की सर्दी है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, और उसमें पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं बिहार के वैशाली जिले से, जहां से चिराग पासवान आते हैं। वैशाली जिले से ही देश के गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय। बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र से ही, वैशाली जिले से ही चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं। और जिस अस्पताल में एक्सरे की सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, जांच नहीं होती है, देसरी प्रखंड है वो बिहार के वैशाली जिले का। तो वैशाली आप सब जानते हैं ऐतिहासिक जगह है, बुद्ध का बहुत बरसावास उन्होंने किया है। तो उस वैशाली जिला जहां से कभी तीन तीन चार चार सांसद होते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह का जिला है। रामविलास पासवान जीवन भर उसी सीट से रिजर्व, लेकिन वहां इस क्या हालत है अस्पताल की और क्या हालत है चिकित्सा व्यवस्था की, उसी को लेकर रंजीत जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और तीसरा दिन है, और इनकी कोशिश है कि कम से कम जो प्रखंड लेवल का अस्पताल है, ब्लॉक जिसको कहते हैं आप, वहां पर कम से कम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दवाई हो। मेरी कोशिश इसलिए मैं इस खबर को आप दुनिया और ग्लोबल में चाहता हूं कि लोगों को समझे कि इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, और समाज को ऐसे युवाओं को मौका देना चाहिए जो सचमुच आपके स्कूल अस्पताल के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए आपको, नहीं तो फिर वही युवा जिनके हाथ में सांप्रदायिकता के झंडा पकड़ा दिए जा रहे हैं, जिनको जातिवादी हिंसा में धकेल दिया जा रहा है, ऐसे लोगों से बचाकर रंजित की कोशिश होती है कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के मुद्दे से जोड़ा जाए और उसी पर सामाजिक चेतना का काम किया जाए। रंजित, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमें समय देने के लिए। और तबीयत कैसी है आपकी? आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का आपका। मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो और साथी बैठे हुए हैं, तो रत्नेश जी है। हम्म। उनकी बीपी कुछ ज़्यादा हो गई है। तो हम्म। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप दवा लीजिए और आराम कीजिए घर जा करके, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है। हम्म। तो हमारे साथी है, माने नहीं, बोले कि नहीं, जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी हम आपके साथ है, आपको ऐसे छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग ठीक हैं। और ये ठंड भी बहुत ज़्यादा है अभी, शीतलहर का प्रकोप भी है यहाँ। तो ठीक है, हम लोग तो आंदोलन करने वाले, लड़ने वाले हैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन, हेल्थ सब बड़ा बेसिक नीड्स होता है, खासकर जो दलित तबके के लोग हैं उनके लिए। बड़े लोग तो बड़े बड़े घरों में रह लेते हैं, उनके पास एसी, एयर कंडीशन और तमाम सुविधाएं होती है, गाड़ियाँ होती है। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके पास इन आधारभूत संरचनाएं नहीं होती, जिसके कारण उनको काफी झेलना पड़ता है।
और उसी में से एक अस्पताल है जो उनके लिए बेसिक चीज़ें हैं कि उनके पास पैसे उतने नहीं होते हैं कि निजी हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज कराए। तो वो एक बड़ी आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सभी लोगों को कि यह जो यहाँ की सरकार है, इस देश की सरकार और इस राज्य के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है, उसमें एक बड़ी कमाल की चीजें होती है। केवल घोषणाएं होती है, कह सकते हैं जुमला होता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता है। इसी का एक नमूना यह अस्पताल है। बिहार के वैशाली जिला का देसरी अस्पताल है। यह अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। 6 बेड का हॉस्पिटल हुआ करता था, जो अपग्रेड हो गया 30 बेड में। और ये 2011 में हुआ, 2024 में जाकर के उसका भवन बन गया। भवन बना और भवन का उद्घाटन यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसका बोर्ड लगा दिया गया। और ये 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन उद्घाटन के बाद यहाँ पर एक्सरे भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जबकि 30 बेड का हॉस्पिटल भवन का उद्घाटन किया गया। तो यह स्थिति है। यह सरकार केवल घोषणाएं करती है, बोर्ड बड़ा बड़ा लगा करके उद्घाटन कर देती है, लेकिन जब आप अंदर जा करके देखेंगे तो एक एक्सरे जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती है। और हद तो ये है कि इन सवाल को लेके माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से लेकर के यहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी है वहां तक हम लोगों ने पत्राचार किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के हम लोगों ने प्रदर्शन किया, ग्रामीणों ने इन सवाल को लेकर के, उन्होंने भी आश्वासन दिया। यहाँ की विधायक जो प्रतिमा जी हैं, प्रतिमा जी ने मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी इन चीजों से अवगत करा। उन्होंने पत्र भेजा, पत्र लिखा, उनको कहा, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम लोगों को लगा कि जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया, पत्राचार किया, एमएलए भी कह रही, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो फिर क्या किया जाए। तब हमारे साथियों ने यह निर्णय लिया कि हम लोग भूख हड़ताल करें और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे ही रहेंगे। तो इसी को लेकर के आज ये हम लोगों का दूसरा दिन है जिसपे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। लगातार यह भूख हड़ताल जारी है। आज यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि एक्सरे जो है वो 1 सप्ताह के अंदर चालू करा दिया जाएगा, इंस्टॉल करा दिया गया है। लेकिन महिला चिकित्सक की उपलब्धता की बात नहीं बन पाई है, क्योंकि यहाँ प्रसव सबसे ज्यादा होता है। पर डे यहाँ पे आपको 8 से 10 के आसपास महिलाओं का प्रसव होता है जो दलित तबके के आते हैं। तो उन यहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं, जिस कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे और भी बेसिक चीजें हैं, बुनियादी साधन जो उपलब्ध नहीं है। तो ये बेसिक सवाल को लेकर के हम लोग आए हैं। एक और बड़ा सवाल है जो सरकार की पोल खोलती है स्वास्थ्य व्यवस्था की, कि यहाँ एक गांव है गाजीपुर, जहां सरकार ने उप केंद्र को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया। एपीएससी बन गया वह कागज पे, और वहां एक डॉक्टर की भी बहाली हो गई। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, और उनकी पोस्टिंग यहाँ होती है, लेकिन उनको डिप्टेशन पे सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के रामपुर खैरी उप केंद्र पर पदस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ 3-4 ऐसे स्वास्थ्य उप केंद्र हैं जिसके लिए जमीन अवेलेबल है। अंचलाधिकारी भी लिख कर दिए हैं कि यहाँ जमीन उपलब्ध है, भवन बनाया जाए, लेकिन उसका भवन नहीं, निर्माण नहीं किया जा रहा है। तो स्थिति यह है कि जहाँ जमीन उपलब्ध है वहाँ भवन नहीं बन रहा है, जहाँ भवन है वहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हो गया वहाँ एक्सरे जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। तो ये बदहाल स्थिति है यहाँ के स्वास्थ्य सेवा का। लाचारी में लास्ट में मजबूर होकर के हम लोग को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा है। और हमारे साथी का बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ, एक साथी इधर बैठे हुए, उनकी स्थिति उसी तरीके की बनी हुई है। तो ये तो लगा, ठंड भी ज्यादा है, तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि संघर्ष करने वाले लोग हैं। देखते हैं सरकार क्या करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल रंजीत, अपना ख्याल भी रखिए। और हम लोग सोचिए एसी में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी मोटे मोटे कोट और जैकेट और वार्म्स पहने हुए हैं। थोड़ा सा अगर आपको तकलीफ ना हो तो दिखाइए जो आपके आसपास जो आपके साथी हैं, और ये मैसेज मैं पूरे देश दुनिया को पता चले कि इस तरह की खबरें कितनी जरूरी है। ये देखिए आधा दर्जन से ज्यादा युवा जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और ये
ये एक वानगी दिखा रहा हूं, जिस तरह से अस्पतालों का निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, अस्पताल जो है वो हॉस्पिटल जो है वो 5 स्टार होटल में तब्दील हो रहे हैं। और ऐसे समय में ऐसे युवाओं को तारीफ कीजिए जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, स्कूल चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, सरकारी अस्पताल की अच्छी स्थिति हो। और इन इलाकों का डेमोग्राफी में निजी तौर पे भी जानता हूं कि वहां कोर्ट कचहरी से ज्यादा अस्पताल में लूट है। अगर एक बार आप अस्पताल के चक्कर में फंस गए तो आपको जमा पूंजी चली जाएगी, आपके जो मवेशी हैं, गाय भैंस बकरियां मुर्गियां, वो बेचनी पड़ेंगी, गहना बेचना पड़ेगा, और जमीन गिरवी रखना पड़ सकता है या बेचना पड़ सकता है। बहुत बुरी स्थिति है, अस्पताल देश भर में लगभग यही स्थिति है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इस तरह के युवा भी हैं जो इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं, इन मुद्दों पर सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। रहित, क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है? जो स्थानीय लोग हैं वहां के, वो आपका समर्थन कर रहे हैं, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, या लोगों को भी कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लोग आ रहे हैं। खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, लोकल बॉडी के जो जनप्रतिनिधि है, वो आ रहे हैं। हमारे यहाँ उप प्रमुख लगातार कल भी आए थे, आज भी आए हैं। यहाँ के कई मुखिया आए हैं, और इसके आसपास के दूसरे प्रखंड के भी कई मुखिया जो इंटेलेक्चुअल है, जो समझते हैं इसकी गहराई गंभीरता को, वो लोग आए हैं। और लगातार यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका आना जाना लगा रह रहा है। हम लोगों ने एक रजिस्टर भी मेंशन किया है, जिस पर जो भी समर्थन में आते हैं उनका हस्ताक्षर भी हम लोग करा रहे हैं। तो हम्म। एवरी डे हमारे पास जो है, लगभग कल से आज तक मुझे लगता है कि 400 से 500 लोगों ने आकर के अपना समर्थन दर्ज कराया है। और लोग कह रहे हैं कि जरूरत होगी किसी तरह की तो हम आपके साथ हैं। जैसे यहाँ मेरा घर तो यहाँ से दूर पड़ता है 4 किलोमीटर, तो यहाँ रात को कंबल की जरूरत पड़ गई। हमारे और कई साथी जो है आ गए कि आप लोग अकेले हैं, बाहर में हैं, खुले में हैं, इसलिए यहाँ हम लोग भी सोएंगे। तो कंबल के लिए हम लोग ने यहाँ के ग्रामीणों को कहा, तुरंत यहाँ के ग्रामीण जो है अपना बक्सा से निकाल के नया नया कंबल जो है हम लोगों को दिए हैं। तो वही है कि लोग आ रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इस सवाल पे, क्योंकि यह उनका मुद्दा है, लोगों का मुद्दा है। मैं आपको बताऊं कि रंजीत जो हैं वो गांव में रहे और पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और दिल्ली की राजनीति में भी इनका दखल है, और दुनिया भर में जो चीजें होती हैं उनको जानते हैं। टैलेंटेड युवा हैं, राजनीति में भी हैं, सामाजिक आंदोलन में भी हैं। बहुत सारे सोशल कॉज को लेकर इन्होंने हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई भी लड़ी है और जीत भी मिली है। चाहे वो फर्जी टीचरों की नियुक्ति हो, मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो भी करता हूं। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं आप लोग को बताने की कि राजनीति कैसे बदलेगी। खासकर अगर आप शोषित वंचित समाज से हैं तो आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, इस तरह की व्यवस्था चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। उसी को लेकर रंजीत जो है युवा हैं और राजनीति कर रहे हैं। और बिहार में भी पूरे बिहार के लोग भी जानते हैं, देश भर के स्तर के लोग जानते हैं। बड़े राजनीतिक जो जो ताकतवर युवा हैं उनके साथ रहना होता है, इनका उठना बैठना, उसके बाद भी अपने गांव समाज के मुद्दों पर भी बहुत सचेत है। रंजित, नहीं लगता है कि पटना में आप रहते हैं, पटना से पढ़ाई लिखाई की है, दिल्ली में भी आपकी पकड़ है, तो ये गांव का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं बड़ा रिस्की है। तो क्या हालात बदले हैं गांव में? लोग अब समझने लगे हैं कि जाति की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति से अलग हटकर इस तरह के राजनीति करने का वक्त है, और लोग समर्थन कर रहे हैं कि नया युवा हैं और वो उनको वो सहमति दिखा रहे हैं इन सब मुद्दों से? समाज में हाँ, बदलाव आ रहा है? हाँ, इस मुद्दे पे जो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। हम्म। कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, जो आप समझ सकते हैं, जो बड़े लोग हैं यहाँ वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन और लोग आ रहे हैं जो जो सत्ता अलग पक्ष अलग के दल लोग हैं के। वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, सत्ता पक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं। हम्म। लेकिन दूसरे और लोग हैं, सभी लोग आ रहे हैं, आकर के अपना समर्थन दर्ज करा रहे हैं। हम्म। और मुझे लगता है यह कि अभी की जो राजनीति है उसमें जाति धर्म की राजनीति को चुनौती दिया जा सकता है, तो ये इसी मुद्दे के आधार पर दिया जा सकता है। और इस मुद्दे पे आपके साथ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जो भी जाति से लोग गरीब आते लोग हैं, हैं, जिनको गरीब लोग हैं, वो सभी अस्पताल। लोग आपके साथ इसमें जुड़ते हैं। क्योंकि उनकी ये बुनियादी जरूरत है। उनके साथ कोई भी चीजें होती है तो पटना नहीं जा सकते इलाज कराने के लिए आसानी से। और हम आपको बताना चाहते हैं कि असल में कैंसर जैसी बीमारियां है, वह बीमारियां इसलिए लाइलाज हो जाती है
कि बहुत सारे लोग हैं शुरुआती दौर में ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं खासकर इंडिया के अंदर, इसमें जो स्टार्टिंग जांच होती है वह जांच स्टार्टिंग हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वह सुविधाएं ही नहीं वहां तक है। और यह जो इलाका है खासकर वैशाली का देसरी इलाका है, यहाँ आर्सेनिक प्रभावित है, पानी में बहुत ज्यादा आर्सेनिक है, जिसके कारण भी कैंसर होता है, किडनी में स्टोन होने की परेशानियां होती है। इसकी बेसिक जो जांच होती है वह जांच यहीं पे होता है। और गरीब लोग चूंकि प्रतिदिन कमाते हैं और खाते हैं, तो वैसे लोग जो हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि पटना जाकर के पेट में दर्द है या छोटी सी परेशानी है तो उसको जाकर के जांच कराए बड़े लेवल पे, तो वो छोड़ देते हैं, वो जो है दवा, दर्द की दवा ले लेते हैं और यूं ही फिर रह बाद जाते वो हैं, और बाद बीमारी में पता लाइलाज हो चलता है जाती। कि वो लाइलाज बीमारी हो गया, और उनके जाने के बाद उनका जो आश्रित होता है उनके घर के, वह भी बचपन में ही मजदूरी करने के लिए बाध्य होता है। इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है और निचले पंक्ति में ही खड़ा रहता है। तो स्वास्थ्य जो है सीधे तौर पे न केवल एक व्यक्ति से जुड़ा है, यह पूरे परिवार और समाज से जुड़ा मसला है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो स्थितियां अभी है, ये स्थिति और भयावह होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी लगातार महंगाई चरम पे जा रही है। जो सरकार की नीतियां हैं खासकर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, तो यह जो एक बड़ी आबादी है वह निजी क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं, और महंगाई भी बढ़ रही है, तो कैसे वो फेस करेंगे इन चीजों को। तो यह एक बड़ा मामला स्वास्थ्य और शिक्षा को बिल्कुल लेकर के जिस बिल्कुल, पर जो काम करना ग्रामीण, अब जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में ग्रामीण इकोनॉमी पर जोर है और गांव में बड़ी समस्या है। राजनीति को और मीडिया वहां जा, टेलीविजन, अब आज देखा मैंने, आपने खबर पोस्ट किया था, अखबारों ने बड़ी जगह दी है आपको इस मुद्दे को जी लेकर। जी जी जी। निचले पेज पर जो अ- जो वैशाली जिला का पेज होगा या जो, हाँ। हाँ, अखबार ने, स्थानीय जो मीडिया है उसने इसको कवरेज दिया है। हम्म। वो उसका अब, कई कारण हो सकता है कि इससे आंदोलन की गंभीरता को वो ले रहे हैं, या फिर टीआरपी का भी हो सकता है कि ऐसे मुद्दे को आपके ज्यादा लोग साथी पसंद कोई करते अगर हैं। कुछ बात करना चाहें कहीं, वो कोई किसी से और बात हो सकती है। हाँ, मेरे साथ जो है और लोग हैं यहाँ, रत्नेश जी हैं जो हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम्म। रत्नेश जी जफराबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। हाँ, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। इसके बाद हमारे साथ सुबोध जी हैं, सुबोध पासवान इनका नाम है। जी। ये भी हमारे साथ है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। इसके बाद दर्जनों यहाँ पे युवा हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, हम परिचय करा देते हैं कम समय में। ये संजीव जी है, हमारे धर्मपुर से हैं, प्रदीप जी हैं, संजय जी इधर बैठे हुए हैं। इसी हम्म। तरीके से आपको हम बताएं कि इधर हमारे साथ एक युवा क्रांतिकारी साथी है, विजय राय जी हैं जो हमारे बीच मौजूद है, संतोष है, और हमारे बीच ये जो अर्जुन माझी हैं जो ओ, हमारे बीच बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो तो जो क्या भी लोग क्या- हैं वो, हम्म। जी। तो क्या लग रहा है रंजित, आपकी टीम बड़ी है, आपके पास कितने लोग की टीम है, अगर आप ओवरऑल इस तरह के जो आप मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, खासकर जो अगर आप अपने जिला और ब्लॉक की बात करें और बिहार की बात करें, तो पूरे राज्य में आपकी यहाँ रीच है। तो, हाँ, यहाँ क्या है कि ये असल में हमारी ये समझ है कि आपको अगर कुछ करना है तो ये कि आपके पीछे लोग होने चाहिए, आपके जैसे लोग होने चाहिए, और वैसा माहौल क्रिएट करने चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है, और यहाँ पे हमारे साथ दर्जनों लोग अभी है, लेकिन अगर थोड़ा दिन होगा या अभी कॉल कर दिया जाए तो यहाँ सैकड़ों लोग आ जाएंगे। तो एक आपका टीम है, रंजित और खास, बैकग्राउंड, आपने पिछले कई सालों से आप संघर्षरत हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ अपने बारे में थोड़ा विस्तार से, चूंकि आप इस वीडियो को ग्लोबली लोग देखेंगे, देश भर के लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। कि मैं बिहार के अंदर अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। मैं कुम्हार जाति से हूँ, और हमारी संख्याएं जो है गांव के अंदर बहुत कम है, केवल 20 से 25 घर है। तो कह सकते हैं कि जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ हम अल्पसंख्यक हैं। लेकिन काम के कारण धीरे धीरे करते करते मुझे अब नहीं लगता है कि हम अल्पसंख्यक है, क्योंकि हमारे साथ हर कम्युनिटी के लोग जुड़ गए हैं, और जुड़ करके मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी अभी एक फार्मर हैं,
माँ हाउस वाइफ है। और जो मिशन बस ऐसे मूवमेंट ही का काम चलता है है। वो बताइए, जो आपने अब तक जो लड़ाइयाँ लड़ी है हाई कोर्ट से लेकर आ, तमाम। असल में 2011 में मैं भी स्टेट क्वालिफाई किया था, स्टेट हम्म। क्वालिफाई किया था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली, हमसे कम नंबर वाले की नौकरी लग गई। तो उसको लेकर के आरटीआई मैंने किया, आरटीआई किया तो कई चीज चौंकाने वाला आया कि गवर्नमेंट को पता था कि कई लोग जो हैं फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हैं, लेकिन वो उससे हटा नहीं रही थी। हमसे कम नंबर वाले का भी नौकरी हो गया, मुझे नहीं मिल पाया। तो एक यह था, यह लड़ाई खुद मुझसे जुड़ा हुआ था। लेकिन जब इसकी गहराई में हम गए तो मालूम चला कि हजारों में ऐसे लोग हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पे उनका अपॉइंटमेंट हो गया है और वो जॉब कर रहे हैं। तो इन सवाल को मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। जब सरकार नहीं सुनी तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उसने कहा कि हमने सीबीआई इंक्वायरी का मांग किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने विजिलेंस निगरानी से जांच कराई, विजिलेंस इंक्वायरी हुई। विजिलेंस इंक्वायरी के पहले हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग जाली सर्टिफिकेट पे बहाल हुए वो अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देते हैं तो उन्हें हम माफ कर देंगे। तो उस समय 3065 लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से रिजाइन दिया था। ओ। इसके बाद अभी जो है लगातार लगभग 2700 लोगों पे एफआईआर हुई है। अभी 3 दिन पहले मोतिहारी में 14 लोगों पे एफआईआर हुई है। तो यह लगातार जो एफआईआर का सिलसिला चल रहा है। यह संख्या हमने कहा था कि 40,000 के आसपास फर्जी शिक्षक है। अभी भी 70,000 शिक्षकों का फोल्डर गायब है। फोल्डर मतलब कि बिहार सरकार के डेटा। शिक्षा विभाग विजिलेंस को नहीं दिया डेटा, हम्म। विजिलेंस को नहीं दिया इंक्वायरी के लिए। एक संभावना है कि यह संख्या और बढ़ेगी, 50,000 प्लस यह संख्या जाएगी। तो उसमें मुझे थ्रेट भी आया, थ्रेट आया। मैंने यहाँ के डीजीपी को भी लिखा है, एसपी को भी कई बार दिया है। हाई कोर्ट में भी सुरक्षा को लेकर के हमने गुहार लगाया। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को से आप संपर्क करें। और उसने लिबर्टी मुझे दिया था, मैंने कहा है तो राष्ट्र सुरक्षा समिति के पास चली गई है। उसने मुझे कहा कि आपको भुगतान के आधार पे सुरक्षा दी जा सकती है। मुझे थ्रेट है, इसने माना है पुलिस मुख्यालय ने, लेकिन उसने कहा कि आपको भुगतान के आधार पे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसको भी हमने चैलेंज किया है। तो अभी राष्ट्र सुरक्षा समिति में फिर बैठक होनी है, फिर से इंक्वायरी हुई है तमाम चीज़ों की, देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक बड़ा जो लड़ाई रहा वो ये रहा है कि बिहार सरकार में जितना नामाजी जब मुख्यमंत्री बने तो हम्म। उन्होंने एससी एसटी और के लड़के और जनरल सामान्य लड़कियां सभी कम्युनिटी की लड़कियों के लिए उन्होंने कहा कि जो पीजी तक निःशुल्क शिक्षा हम देंगे उन्हें, नामांकन के समय किसी प्रकार के शुल्क नहीं ली जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री से हट गए। सरकार जो है लगातार फीस लेती रही, कॉलेज फीस लेती रही, और सरकार वापस नहीं कर रही थी राशि। तो इन सवाल को लेकर के भी हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और 16 पृष्ठ का एक ऑर्डर पास की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी से भी पैसा लिया गया है तो 1 महीने के अंदर वापस कर दिया जाए। अभी से पैसा नहीं लिया जाए, जो भी पैसा लेगा उसका जो है मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो इस तरह लेकिन वह अभी तक भी अभी कई यूनिवर्सिटी ने माना है बिहार के अंदर, और कई यूनिवर्सिटी इसको अभी पूरी तरीके से नहीं मान रही है। तो इसको लेकर के भी हम लोगों ने कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट फाइल किया है, तो उस पर भी लड़ाई चल रही है। उसके बाद पानी के सवाल पे लड़ाई हुई है, आर्सेनिक आयरन फ्लोराइड को लेकर के कि बिहार के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहाँ के चापाकल में आयरन आर्सेनिक फ्लोराइड है। उसके बाद गंगा किनारे का इलाका आर्सेनिक से प्रभावित है। तो वहाँ सरकार ने कहा था कि जो भी कल में ज्यादा आर्सेनिक है उसको लाल चिन्ह से घेर दिया जाए और उससे उसके मतलब पानी की आपूर्ति पर रोक लगा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जिसका परिणाम है कि लगातार जो है लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस सवाल को लेकर के भी हाई कोर्ट में हमने फाइल किया था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है बिहार के, जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, उसको शुद्ध पेयजल से जोड़ा जाए, और मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना जो चलाई गई उसके साथ उसको जोड़ा गया है। इसके अलावा आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मामला था, जिसमें 8,000 करोड़ रुपए राशि का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट 2002-3 से लेकर के अब तक का पेंडिंग है अलग अलग विभागों में। तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में होता है कि 18 महीने के अंदर जो भी पैसा आप लिए हैं या तो उसको यूटिलाइज
कीजिए, और नहीं तो सिलेंडर कीजिए, आप वापस कीजिए। लेकिन बिहार सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिसमें 2002-3 से ही पैसा दिया गया, ना उसका हिसाब लिया गया है अभी तक, और ना ही उसका यूटिलाइजेशन सबमिट किया गया है। यह संख्याएं जो है करोड़ों करोड़ में है, तो इसको लेकर के भी चला, ये मामला अभी पेंडिंग है। तो ये लड़ाई है। कुल मिला के यहाँ शोषित उपेक्षित वर्ग के जो लोग हैं, उनके हित की जो सरकार की पॉलिसियां हैं वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये बेसिक चीजों पे काम करने की जरूरत है। लगातार आप भी आवाज उठा रहे हैं इन सारे सारे सवालों को लेकर के, हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसी को लेकर के हम लोग आगे लगातार काम करते रहे। तो आपने खुद सुना, रंजीत जो हैं वो संवैधानिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भूख हड़ताल लंबा ना करें, क्योंकि आपकी जान बहुत जरूरी है। शोषित वंचित समाज में ऐसे भी ऐसे युवाओं की बहुत जरूरत है। सो आप जल्दी अपना ध्यान भी रखें। तो आप लोग की क्या राय है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में शोषित वंचित की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ने वाले युवाओं की जरूरत है, और खासकर स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई की जरूरत है। हम सब लोग पहली पीढ़ी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जो स्कूल कॉलेज तक पहुंचे हैं। रंजित उसी युवा की एक अगली कड़ी हैं, और मैं तो इनकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और ये भूख तो देखिए, इन्होंने राज्य स्तर पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, वो भी संवैधानिक तरीके से, और ये मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे लगता है कि ऐसे युवाओं को, बहुजन समाज को मदद भी करनी चाहिए, और राजनीति में ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। शुक्रिया रंजीत। मुझे पता है आपका गला भी सूख रहा है। क्या आप पानी भी नहीं पी रहे हैं आप लोग ये फास्टिंग में, या पानी पानी पी सकते हैं? नहीं, पानी हम लोग पीते हैं, लेकिन पानी पीने में पानी गर्म करके पीना पड़ता है, और आवाज जो है थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि जी। अ, तो कल सुबह से ही शुक्रिया, हम मैं लोग माफी लगातार। चाहता हूं मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना समय दिया। और सोचिए कि ब्लॉक लेवल के अस्पताल में एक्सरे नहीं है, जांच नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कोशिश मेरी ये थी इस इंटरव्यू के पीछे कि ये मुद्दा, आपको लगेगा कि ये गांव का मुद्दा है, एक ब्लॉक का मुद्दा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए, कि स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई की राजनीति हो, तब जाकर ये देश मजबूत होगा, इस देश के युवा मजबूत होंगे, गरीब लोगों को सहारा मिलेगा। इसलिए मेरी कोशिश थी कि ये कोशिश जो है, गांव की जो कोशिश है, ब्लॉक की जो कोशिश है, वो पूरे देश में क्यों ना आए, क्योंकि देश के बड़े शहरों में भी सबसे ज्यादा स्कूल, अस्पताल की जरूरत है, गांव हो शहर हो। और ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं रंजीत। शुक्रिया रंजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल भी रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारी आवाज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।